सास बहू का झगड़ा। अनामिका की सास पुष्पा अपनी बहू को कुछ खास पसंद नहीं करती थी और इसीलिए दोनों सास बहू में आए दिन झगड़ा होता रहता था। सास बहू के झगड़े के चक्कर में अनामिका के पति मोहित की जिंदगी मुश्किल में पड़ गई थी। बेचारा बार बार माँ और बीवी के झगड़े को सुलझाता ही रहता था, लेकिन दोनों समझने का नाम नहीं लेती थी। वैसे तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक दिन अनामिका और पुष्पा के अंदर जोरदार झगड़ा हुआ और बात कुछ इस तरह थी। बहू, मैंने तुम्हें कल अपनी एक साड़ी धोने के लिए दी थी। हाँ मम्मी जी, वो साड़ी धोकर मैंने आपकी अलमारी में रख दी है। उसी की बात कर रही हूँ मैं। जरा देख तो, इस साड़ी को देखकर किसी भी तरह से लगता है ये धुली हुई है। अरे मम्मी जी, मैंने आपकी साड़ी वॉशिंग मशीन में अच्छे से धोकर सुखाकर आपकी अलमारी में तह बनाकर रखी थी। आपके तो नखरे खत्म ही नहीं होते। अरे कैसी बात कर रही है मुझसे? मेरे नखरे? अरे मोहित, जरा ये देख तो, ये साड़ी धुली हुई लग रही है क्या? अरे मम्मी, जब अनामिका कह रही है कि उसने साड़ी धोई थी तो मान लो ना। हर बात पर झगड़ा करना जरूरी है क्या? क्या है ना मोहित, तुम्हारी माँ को तो मेरे हर काम में नुस्ख निकालने की आदत पड़ गई है। जब तक दो चार खरी खोटी सुना नहीं लेती ना, इनका दिन नहीं निकलता। अरे चुप कर, बहू होकर मुझे जवाब देती हो। एक तो गंदे कपड़े उठाकर अलमारी में रख दिए, ऊपर से कैंची की तरह कचर कचर बोली जा रही हो। अरे मम्मी जी, आपको समझ में नहीं आता क्या? मैंने साड़ी धो कर रखी थी। तो फिर इतनी गंदी क्यों लग रही है? अब मुझे क्या पता मम्मी जी, आप इस पर इस तरह तेल और घी की चिकनाई के दाग लगाकर लाएंगी तो ये मेरी जिम्मेदारी थोड़ी ना है। अरे तो हाथ से धोना चाहिए था ना। मैं आपकी बहू हूँ, नौकरानी नहीं जो एक कपड़ा रगड़ रगड़ कर हाथ से धो दूंगी। आपको पहननी है तो पहनिए, नहीं तो रख दीजिए। तुझे तो मैं अच्छी तरह बताऊंगी, मुझे जवाब देती है। एक दिन सुबह के वक्त, अरे अनामिका, मेरी व्हाइट शर्ट कहाँ है? आज ऑफिस में बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन है और मुझे वो व्हाइट शर्ट पहन कर जाना है। मुझे पता है, आपने मुझे 2 दिन पहले ही बता दिया था और आपकी शर्ट मैंने धोकर अच्छी तरह आयरन करके अलमारी में लगा दी है। जाइए वहां से ले लीजिए। अनामिका, ये तुमने क्या किया? ये देखो, शर्ट पर लिपस्टिक का दाग लगा हुआ है और ये तो एक जगह से जल भी गई है। नहीं नहीं मोहित, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तो तुम्हारी शर्ट ठीक से इस्त्री करके अलमारी में लगाई थी। तो फिर ये जल कैसे गई अपने आप? अलमारी में लटके लटके थोड़ी ना जल जाएगी। पर मोहित, मुझे अच्छी तरह याद है। देखो, अपनी गलती को छुपाने की कोशिश मत करो। और अगर शर्ट जल भी गई थी तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना। मैं नई शर्ट लेकर आ जाता। अब ऐन वक्त पर शर्ट कहाँ से लेकर आऊं? मेरा इतना इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन था, सब खराब हो जाएगा। अरे बेटा, क्यों परेशान होता है? ये देख, मैंने तेरे लिए पहले से ही एक नई व्हाइट शर्ट ला कर रखी है। लेकिन मम्मी, आप मेरे लिए व्हाइट शर्ट क्यों लेकर आई? अरे मुझे पता था तेरा प्रेजेंटेशन होने वाला है और अपनी इस बहू पर तो मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं। क्या पता मेरी साड़ी की तरह तेरी शर्ट भी गंदी करके रख देती। और देख, वही हुआ ना। बेटा, सारी टेंशन छोड़ और ये नई शर्ट पहन कर जा। थैंक यू मम्मी, आज तो आपने बचा लिया मुझे। कुछ दिनों के बाद, अरे अनामिका, जानती हो, ऑफिस में मेरा जो दोस्त है ना अमर, आज उसका बर्थडे है और उसे तुम्हारे हाथ का चॉकलेट केक बहुत पसंद है। थोड़ा सा बनाकर टिफिन में रख दो ना प्लीज। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं बहुत अच्छा केक बनाकर आपके दोस्त के लिए रख दूंगी। तुम्हारे हाथ का खाना खाकर तो वैसे ही मेरे ऑफिस के सारे लोग इतनी तारीफ करते हैं, क्या बताऊं। आप प्लीज एक अच्छा सा केक और बना दो, मेरी तो ऑफिस में शान बढ़ जाएगी। अनामिका केक बनाने के लिए रख देती है। पुष्पा चुपचाप जाकर उस पे ढेर सारा नमक डाल देती है। देख अमर, तेरी भाभी ने तेरे लिए चॉकलेट केक बनाकर भेजा है, तुझे बहुत पसंद है ना? यार, तू बहुत किस्मत वाला है। भाभी इतना अच्छा खाना बनाती है और साथ में केक भी। वैसे भाभी को थैंक यू बोलना। थैंक यू बाद में, पहले तो ये केक खा कर देख। बहुत मेहनत से बनाया है अनामिका ने। अरे यार, इस केक में तो बहुत सारा नमक है। लगता है भाभी ने शक्कर की जगह खूब सारा नमक डाल दिया है। अरे मोहित, तू तो अपनी बीवी की कुकिंग की बहुत तारीफ करता फिरता है। जरा पूछना अपनी बीवी से, केक में नमक कब से डलने लग गया।
क्या यार, तुझे भी मेरा ही जन्मदिन मिला था बिगाड़ने के लिए। केक नहीं लाना था तो मत लाता, कम से कम मुझे इस तरह नमक वाला केक तो नहीं खिलाता। अरे नहीं यार, अनामिका ऐसा नहीं कर सकती, जरूर कुछ गड़बड़ हुई होगी। घर जाने के बाद अनामिका, अगर तुम्हारा केक बनाने का मन नहीं था तो ना बनाती, लेकिन मेरी बेइज्जती करवाने की क्या जरूरत थी? अरे आपकी बेइज्जती, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो सुबह आपको इतने अच्छे तरीके से केक बना कर दिया था। हाँ, लेकिन उसमें इतना सारा नमक डाल दिया था कि आज ऑफिस में मेरा अच्छा खासा मजाक बना है। मेरे सारे दोस्त हंस रहे थे मुझ पर। अरे बेटा, मैंने तो तुझे पहले ही समझाने की कोशिश की थी। एक नंबर की गैर जिम्मेदार है ये लड़की, कोई काम ठीक से नहीं करती। उस दिन भी गंदी साड़ी रख दी थी मेरी अलमारी में और झूठ बोल रही थी। कुछ दिनों के बाद अनामिका देखो, मैंने अपना लैपटॉप चार्जिंग पर लगाया है, उसे अच्छी तरह चार्ज होने देना। मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है, प्लीज बीच में से हटाना मत। हाँ हाँ ठीक है, मैं नहीं हटाऊंगी। पुष्पा चुपचाप से जाकर चार्जिंग का बटन बंद कर देती है। थोड़ी देर बाद अरे ये लैपटॉप चार्ज क्यों नहीं हुआ? और ये बटन किसने ऑफ कर दिया? अनामिका, इधर आओ। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे इतना? अनामिका, मैंने तुमसे कहा था ना, मेरा लैपटॉप चार्जिंग पर लगा हुआ है, मेरी अर्जेंट मीटिंग है। तुमने इसका स्विच ऑफ क्यों कर दिया? अरे मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं क्यों स्विच ऑफ करूंगी? कुछ दिनों से देख रहा हूँ अनामिका, तुम मेरा हर काम बिगाड़ देती हो। देखो, ये अच्छी आदत नहीं। कम से कम तुम्हें इस बात का तो ध्यान रखना चाहिए था कि मेरी कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। अब क्या करूंगा मैं? आई एम सॉरी मोहित, लेकिन सच में मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। अगर जानबूझकर नहीं किया तो क्या सब कुछ अपने आप हो जाता है? कभी मेरी शर्ट जल जाती है, कभी केक में नमक डल जाता है। आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते? मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। फिर से वही बात। अरे कितनी बार तुम्हें समझा चुका हूँ, इस तरह मेरा काम बार बार मत बिगाड़ा करो। तुम जानती हो मुझे कितनी प्रॉब्लम होती है। ऑफिस में तो पहले ही बेइज्जती करा चुकी हो, और अब ये मीटिंग, ये भी मेरे हाथ से निकल गई। अनामिका की समझ में कुछ नहीं आता कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा था और क्यों हो रहा था। फिर कुछ दिनों के बाद मोहित अपने ऑफिस से कुछ फाइल लेकर घर आता है। अनामिका, ये कुछ फाइलें हैं, इन्हें संभाल कर रख दो। और प्लीज इस बार ध्यान से, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। नहीं मोहित, कोई गड़बड़ी नहीं होगी। मैं सारी फाइल्स अलमारी में लॉक करके रखूंगी और चाबी अपने पास रखूंगी। अनामिका, जरा अलमारी की चाबी तो देना। क्यों मम्मी जी, आपको क्या काम है? उसमें मोहित की जरूरी फाइल रखी है और मैं नहीं चाहती कि इस बार कोई भी गड़बड़ हो। पता नहीं, कुछ दिनों से हर काम खराब हो जाता है। अरे मुझे उसमें से पैसे निकालने हैं और उसके बाद ले लेना अपनी चाबी। मैं खा नहीं जाऊंगी तुम्हारे पति की फाइल। अनामिका को अपनी सास पर शक होता है। चाबी देने के बाद वो चुपचाप छुपकर अपनी सास की हरकत देखती है। ये फाइलें उठाकर डस्टबिन में डाल देती हूँ, फिर देखना कैसे मोहित इसकी खबर लेगा। इस बार तो छोड़ेगा नहीं इसे। वैसे भी पहले मैंने जो कुछ भी किया है उसकी वजह से अच्छी खासी डांट पड़ी है, मजा आ जाएगा। अच्छा, तो ये बात है। सारा काम मम्मी जी बिगाड़ देती है, वो भी इसलिए क्योंकि मेरा उनसे झगड़ा हो गया है। सास के जाने के बाद अनामिका मोहित को बुलाकर लाती है। क्या हुआ अनामिका, क्या दिखाना है? ये देखिए, आपकी फाइल डस्टबिन में पड़ी हुई है। इसीलिए तो कहा था संभाल कर रखना, और तुमने उठाकर ये फाइल डस्टबिन में डाल दी। मैंने नहीं, तुम्हारी मम्मी ने डाली है, मुझसे बदला लेने के लिए, ताकि तुम मुझे डांटो। और अगर मैंने डाली होती तो मैं तुम्हें दिखाने के लिए बुलाकर तो नहीं लाती ना। सही कह रही हो, मैं अभी मम्मी से जाकर बात करता हूँ। थोड़ी देर बाद, मम्मी सच सच बताइए, मेरी फाइल अलमारी में से निकालकर डस्टबिन में आपने डाली थी ना? अरे अपनी माँ पर इल्जाम लगाता है, शर्म नहीं आती तुझे? मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ मम्मी, जो सच है वही पूछ रहा हूँ। आप जल्दी से बताइए आपने ऐसा क्यों किया? अरे तो क्या करती, तेरी बीवी मुझसे झगड़ा करती है, उल्टे सीधे जवाब देती है, मुझे उससे बदला लेना था। अरे मम्मी, लेकिन आप दोनों के झगड़े के चक्कर में मेरा कितना नुकसान हुआ है, ये कभी सोचा आपने? मम्मी जी, अगर आपका बदला पूरा हो गया हो तो आइंदा ऐसी कोई हरकत मत करना, क्योंकि अब आपकी सच्चाई हमारे सामने आ चुकी है। यह तो वक्त ही बताएगा मैं क्या करूंगी और क्या नहीं। मम्मी जी, कहा ना आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी।
अरे मेरी जो मर्जी आएगी वो मैं करूंगी। मेरा सर घूम रहा है। सास बहू के झगड़े में मेरी जिंदगी का तो कचरा हो गया है, कचरा। सासू माँ की नई सहेली। प्रिया किचन में चाय बना रही होती है और सुमन ड्राइंग रूम में बैठकर मजे से टीवी देख रही होती है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। प्रिया, जरा देखना तो कौन आया है। देखती हूँ मम्मी जी। प्रिया दरवाजा खोलती है तो सामने पड़ोस वाली विमला आंटी खड़ी होती है। नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, पर तेरी सास को क्या हुआ है? आजकल कहीं दिखती ही नहीं है। जब देखो तब टीवी के आगे जमी रहती है। अंदर तो आइए आंटी। अरे ओ दीपक की अम्मा, कहाँ हो? अरे विमला, आओ आओ, क्या बात है, बड़े दिन बाद याद आई तुम्हें मेरी। मैं तो हमेशा ही तुम्हें याद करती हूँ, पर तुम ही गायब रहती हो और आजकल तो बाहर भी नहीं आती जाती। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? अरे तबीयत को क्या होना है, इस उम्र में तो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। मेरी छोड़ो, तुम ये बताओ कि क्या चल रहा है गली मोहल्ले में। तुम गली मोहल्ले की छोड़ो, चल तो तुम्हारे पड़ोस में रहा है। तुम्हारी नई सहेली आई है। मेरी कौन सी नई सहेली? मैं तो यहाँ बस तुमसे बातचीत कर लेती हूँ या फिर बाजू वाली शर्मा की बहू से दो चार बातें कर लेती हूँ। इसीलिए तो कहा कि तेरी नई सहेली आई है। अब कोई पड़ोस में आया है तो बात तो होनी ही है। कम से कम इसी बहाने हमारा भी एक ग्रुप बन जाएगा। फिर सब मिलकर अपनी बहुओं की शिकायतें किया करेंगे। दोनों हंसने लगते हैं। तभी प्रिया चाय लेकर आती है और सामने टेबल पर रख देती है। दोनों चाय पीती हैं और बातें करते हैं। चलो मैं चलती हूँ, अब कल मिलते हैं। राम राम। अगले दिन प्रिया किचन में कुछ काम कर रही होती है और सुमन आराम से सोफे पर बैठकर मटर छिल रही होती है। तभी डोरबेल बजती है। प्रिया दरवाजा खोलती है तो सामने उनकी नई पड़ोसन खड़ी होती है। जी, आप कौन? मैंने पहचाना नहीं। नमस्ते बेटा, मैं शारदा, आपके बगल वाले घर में अभी 2-4 दिन पहले ही शिफ्ट हुए हैं। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, नमस्ते आंटी, अंदर आइए ना आप। देखिए तो मम्मी जी, आज कौन आया है। इतना कहकर प्रिया किचन में चाय बनाने चली जाती है। नई पड़ोसन को घर पे देखकर सुमन थोड़ा हैरान हो जाती है। नमस्ते बहन जी, मैं शारदा, आपकी नई पड़ोसन। अच्छा अच्छा, आप हैं हमारी नई पड़ोसन। आइए आइए, और बताइए कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक हूँ। वो दरअसल घर पर छोटी सी पूजा रखवाई थी, बस उसी का प्रसाद देने चली आई। सोचा इसी बहाने नए पड़ोसियों से भी मुलाकात हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छा सोचा आपने। सुमन प्रिया को आवाज लगाती है। अरे ओ बहू, जरा चाय पानी का तो आके पूछ लो। ये आजकल की बहुएं भी ना, जब तक बोलो नहीं तब तक कुछ नहीं करेंगी। आई मम्मी जी। प्रिया चाय लेकर आती है। दोनों बैठकर चाय पीती हैं और खूब सारी बातें करती हैं। अच्छा बहन जी, अब मैं चलती हूँ, फिर मिलते हैं। अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। शारदा के जाने के बाद प्रिया किचन से बाहर आती है। क्या बात है मम्मी जी, आप दोनों को देखकर तो लगा ही नहीं कि पहली बार मिल रही हो। आप दोनों तो बिल्कुल बिछड़ी हुई सहेलियों की तरह बातें कर रही थी। अरे जब दो औरतें मिल जाती है ना, तो बातें अपने आप ही निकल आती है। अब तू अपने काम पर ध्यान दे, बातों पे नहीं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब सुमन और शारदा अच्छी सहेलियां बन गई होती हैं। दोनों एक साथ मंदिर जाती, मार्केट जाती और कभी कभी तो विमला भी इनके साथ मिलकर खूब हंसी ठिठोली करती। एक शाम तीनों बैठकर सुमन के घर पर चाय पी रही होती हैं कि तभी बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। सुमन जोर से प्रिया को आवाज लगाती है। प्रिया, ओ प्रिया, देख कितनी तेज बारिश हो रही है। जाके छत से सारे कपड़े ले आ, नहीं तो सब भीग जाएंगे। सुमन 2 बार आवाज लगाती है लेकिन प्रिया का कोई जवाब नहीं आता। शायद प्रिया कुछ काम कर रही है, इसीलिए कुछ जवाब नहीं दे रही। अरे काहे का काम, आराम फरमा रही होगी महारानी। तभी प्रिया बीमार हालत में अपने कमरे से बाहर निकलती है। हाँ मम्मी जी, क्या हुआ? मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है ना, इसलिए आग लग गई। अरे सारे कपड़े भीग गए और तुझे सोने से फुर्सत नहीं है।
सबके सामने सुमन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर प्रिया उदास हो जाती है और छत से कपड़े उतारने चली जाती है। सुमन, ये क्या बात हुई? प्रिया ने बताया ना कि उसकी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए उसकी आंख लग गई। तुम भी ना खामखा उसे सबके सामने सुना दिया। अरे आप नहीं जानती शारदा जी, कुछ बहुएं ना बहुत आलसी होती है, घर का एक काम नहीं करना चाहती। ऐसा नहीं है सुमन, तुम्हारी बहू तो बहुत प्यारी है, तुम्हारी सारी बात भी तो मानती है। हाँ सुमन, तुम प्रिया के बारे में ऐसा क्यों सोचती हो? मेरी भी दो बहुएं हैं, लेकिन मैं उन्हें अपनी बेटियों की तरह रखती हूँ। आखिर वो भी तो किसी की बेटियां ही है ना। और अगर तुम ऐसा ही व्यवहार करोगी तो एक दिन प्रिया भी तुम्हारे साथ ऐसा ही बर्ताव करेगी। शारदा और विमला की बातें सुनकर सुमन की तो बोलती बंद हो जाती है। वहीं प्रिया भी बाहर से सारी बातें सुन रही होती है। अरे मैं कोई उसकी दुश्मन थोड़ी ना हूँ, मैं भी उसकी माँ हूँ, लेकिन कभी कभी सास बनना पड़ता है, नहीं तो बहुएं हाथ से निकल जाती है। देखो सुमन, ये सब सोच का फर्क है। अगर तुम ये सोचोगी तो कभी प्रिया को अपनी बेटी नहीं बना पाओगी। इतना कहकर शारदा और विमला वहां से चली जाती हैं और सुमन अकेले बैठकर उनकी बातें सोचने लगती है। अगले दिन प्रिया और दीपक अपने कमरे में बैठकर बात कर रहे होते हैं और सुमन उनके कमरे के बाहर कुछ काम कर रही होती है और उन दोनों की बातें सुन लेती है। दीपक, तुम्हें पता है हमारे पड़ोस में जो शारदा आंटी है ना, बहुत अच्छी हैं। अच्छा, ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें वो इतनी अच्छी लगने लग गई? कुछ खास नहीं, बस कल जब मम्मी जी मुझे सबके सामने सुना रही थी तो शारदा आंटी ने मेरा साथ दिया। मैं तो सच में हैरान ही रह गई थी जब उन्होंने मम्मी जी को मुझसे ऐसा बर्ताव करने के लिए मना किया। अच्छा, फिर क्या हुआ? होना क्या था, शारदा आंटी तो मम्मी जी को समझा ही रही थी कि बहू को भी बेटी की तरह ही रखना चाहिए, लेकिन मम्मी जी तो मम्मी जी है ना, उन्हें तो मुझ में हमेशा कमी ही दिखती है। काश मुझे भी शारदा आंटी जैसी सास मिली होती जो मुझे भी अपनी बेटी जैसी समझती। सुमन ये सब सुनकर बहुत उदास हो जाती है और वहां से चली जाती है। प्रिया की बातें सुमन के कानों में बार बार गूंज रही थी। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि उसने प्रिया के साथ बहुत गलत किया है। अगले दिन सुमन शारदा और विमला को बुलाती है। क्या बात है सुमन, आज तूने ऐसे अचानक क्यों बुलाया? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है, तुम दोनों बैठो तो सही। तब तक दीपक और उसके पापा भी आ जाते हैं। प्रिया, तुम भी आ जाओ। क्या हुआ मम्मी जी, आपने बुलाया? हाँ प्रिया बेटा, मैं आज सबके सामने तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने आज तक तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, लेकिन तुमने कभी भी मेरे साथ बुरा बर्ताव नहीं किया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, हो सके तो मुझे माफ कर देना। प्रिया अपनी सास की बातें सुनकर हैरान हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्लीज मम्मी जी, आप मुझसे माफी मत मांगिए, मैं भी आपकी बेटी ही हूँ। वैसे एक थैंक यू तो मेरी नई सहेली को भी बनता है, जिसकी वजह से मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ। शारदा बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी आंखें खोल दी। अरे क्या सुमन, तुम भी ना। तो फिर इसी बात पर चाय और पकोड़े हो जाए? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सास, माँ, बहू और बेटी। नहीं नहीं, ये कहानी इन सारे के सारे रिश्तों की नहीं, बल्कि दो रिश्तों में ही सभी रिश्तों के होने की है। अरे बहू, मेरे और तेरे ससुर जी की रोटी मत बनाना, मैं बना लूंगी, दिन तक ठंडी हो जाती है। बहू जो कि एक वर्किंग लेडी थी। नहीं नहीं माँ जी, मैं अच्छे से कपड़े में लपेट देती हूँ ना, आप क्यों मेहनत करेंगी, माइक्रोवेव में गर्म कर लेना। अरे नहीं बहू, मेहनत मत कर, वैसे भी ऑफिस में कम मेहनत होती है क्या, जा रहने दे। लेकिन बहू मानती नहीं, वो सास ससुर की रोटी बना कर ही जाती है। दोपहर में खाने के वक्त ससुर जी कहते हैं, अरे बहू को रोटी बनाने के लिए क्यों मना कर दिया, क्या हो गया, ठंडा ही तो खाते आए हम लोग हमेशा से। अरे वो क्या है ना, सुबह ऑफिस जाती है, घर का सारा काम करने में वक्त लग जाता है, अरे थकती है वो अलग, तो मैंने सोचा बहाने से ही थोड़ा कम काम करवाऊं। ससुर मुस्कुरा रहे होते हैं। ये तो अच्छा है, बहू को समझना जरूरी है। वक्त बीत रहा था, घर में सब खुश थे कि एक दिन, माँ जी
आप शाम को थोड़ा टहलने निकला करें, घर पर रह रहकर हड्डियां जाम होती है। पापा को भी ले जाया करिए, मैं वक्त पर तो आ जाती हूँ। बहू ठीक 5 बजे ऑफिस से घर आ जाती है। फिर चाय नाश्ता बनाकर सास ससुर के साथ बैठती, उन लोगों को सारा दिन का हाल बताती। रात को पति घर आता है। क्या बात है बेटा, ऑफिस से आकर कभी हम लोगों के साथ भी बैठा कर। अरे माँ, दिन रात काम करके मन ही नहीं करता। अगले दिन की फिर तैयारी होती है। आप और पापा ही कमरे में आ जाओ। इससे अच्छी तो बहू है, कितना भी थकी रहे, घर आकर हम लोगों के लिए चाय नाश्ता बनाना, फिर बातें करना। बहू ना होती तो हम बुढ़ा बुढ़िया तो बैठे ही रह जाते। सास और ससुर अब बहू के कहने पर शाम की सैर पर निकलने लगते हैं। सास की कई सहेलियां बनती है तो ससुर को भी कुछ बुजुर्ग लोगों का ग्रुप मिल जाता है। कैसा रहा सहेलियों के साथ शाम का वक्त? हम लोगों ने तो भाई खूब योगा किया। अरे हम लोगों को गप्पों से फुर्सत ही नहीं होती। वैसे मिसेस मल्होत्रा आज बहू के बारे में कुछ बोल रही थी। तभी वहां ऑफिस से बहू आ जाती है जो जींस और टॉप में होती है। क्या बात है माँ, क्या कह रही थी आपकी सहेली आपकी बहू के लिए? सास इस बार बहू को कुछ अलग तरीके से देखती है और उल्टा सवाल ही दाग देती है। क्या कह रही थी वो हटा, ये बता, तेरे ऑफिस में तो मर्द भी काम करते होंगे ना? बहू जो अब तक मजाक कर रही थी वो सीरियस हो जाती है। मर्द होंगे नहीं माँ जी, मर्द ही ज्यादा है। हम 5 ही लड़कियां हैं ऑफिस में। अरे तो अच्छा लगता है क्या ऐसे कपड़े पहनती हो? कल से तुम ना साड़ी पहनकर ऑफिस जाना। और हाँ, शाम का नाश्ता थोड़ा जल्दी बनाया करो। नाश्ता बनाकर बाद में ही ऑफिस के कपड़े चेंज करने जाना। बहू को समझ में नहीं आता कि सास को हो क्या गया है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। सीधे किचन में जाकर चाय नाश्ता बनाती है और सास ससुर को दे देती है। अगले रोज बहू ऑफिस के लिए तैयार होती है तो खूब सुंदर सी साड़ी पहनती है और ऑफिस के लिए निकलने से पहले सास और ससुर के पैर छूती है और निकल जाती है। क्या बात है, आज मेधा के ऑफिस में लग रहा है कोई फंक्शन है। अच्छा, पता नहीं, मुझे तो बताया नहीं। वैसे तो सारी बात करती रहती है। अरे देखा नहीं कैसे साड़ी पहनकर जा रही थी? अरे वो तो मैंने ही बोला है उसे। अरे अच्छा लगता है क्या रोज रोज ऐसे सूट या जींस में जाना? बहू हो, बहू बनकर रहो। और आप भी ना मेधा मेधा मत किया करिए, बहू बोला करिए। सर पर चढ़ जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। सास अब बहू को बहू जैसा रखने लगती है। हर बात पर रोका टोकी, हर बात पर ताने। क्या बात है, आजकल लेट आ रही हो ऑफिस से? अरे चाय के लिए भी देर हो जाती है। हम लोग फिर पार्क में भी देर से पहुंचते हैं। सभी की बहुएं वक्त से चाय नाश्ता करा देती है अपने सास ससुर को। बस एक तू ही है जो उस वक्त ऑफिस से निकलती है। माँ जी, वो एक रास्ता पुलिस वालों ने न जाने क्यों बंद कर रखा है, जिसके कारण ट्रैफिक ज्यादा हो जाता है। मैं कोशिश करूंगी कल वक्त से पहले निकल जाऊं। ससुर देख रहे होते हैं कि बहू अब परेशान सी रहने लगी है। एक रोज, मेधा, बेटी मेधा। जी पिताजी। बेटा देख जरा कौन सी टी शर्ट अच्छी लग रही है। वो क्या है ना, शाम को सब बदल बदल कर टी शर्ट पहनते हैं। मैं भी सोच रहा हूँ कि आज कुछ अच्छा सा पहन कर जाऊं। हाँ पिताजी, ये सही है। ये लाल वाली ना बहुत जचेगी आप पर। मेरे पापा पर भी डार्क रंग बहुत जचता है। क्या चल रहा है? अरे ससुर के सामने घूंघट तो छोड़ो, ऊपर से रंग बताया जा रहा है टी शर्ट का। अरे बहू, कोई संस्कार दिए नहीं है क्या तेरी माँ ने? बहू इस बार बहुत निराश हो जाती है। वो वहां से तुरंत अपने कमरे में चली जाती है। अब बहू घर का सारा काम करती, ऑफिस जाती, लेकिन साड़ी और सर पर पल्ला लेकर। एक बार पड़ोसन उनके घर आती है। वाह सुमित्रा बहन, बहू का तो रूप ही बदल दिया। ठीक किया, बहू बहू जैसी ही अच्छी लगती है। अच्छा चलती हूँ मैं। पड़ोसन के जाने के बाद सास बड़ी अकड़ के साथ कहती है, देखा मेरा कमाल, कैसे मैंने मेधा बहू को कंट्रोल में कर लिया। अब बारी ससुर के बोलने की थी। हाँ सुमित्रा, बिल्कुल ये काम तो किया है तुमने, लेकिन कभी सोचा क्या खो दिया? क्या खो दिया? मैंने तो कुछ नहीं खोया जी। खोया है। पहले बहू जब ऑफिस जाती तुम्हारे पैर छूकर तुम्हें गले लगाती, लेकिन अब
सिर्फ पैर छूती है। हाँ जी, ये बात तो आप ठीक बोल रहे हैं। पहले घंटों हम लोगों से बात करती, कमरे में ना जाती, ऑफिस से आते ही खुद की चाय, खाना, नाश्ता सब हम लोगों के साथ करती, सारी बात बताती। लेकिन क्या तुम्हें पता है, बहू की तबीयत खराब चल रही है, वो माँ बनने वाली है। ये बात मुझे बेटे ने बताई कि तुम्हें बता दूं। अब सास की आंख में आंसू थे। वो समझ गई थी कि लोगों के कहने में आकर उसने क्या खो दिया। शाम को बहू घर आती है तो माँ किचन में पकोड़े तल रही होती है। अरे माँ जी, आप रहने दीजिए ना, मैं आ तो रही थी। अरे नहीं, जा तू चेंज कर ले, मैं नाश्ता और चाय टेबल पर ही लगा रही हूँ मेधा। सास के मुंह से अपना नाम सुनकर बहू को बहुत अच्छा लगता है। माँ जी, कोई गलती हो गई है क्या? मेरे होते हुए आप काम करे, ये ठीक नहीं है। संस्कारी और समझदार बहू सास को माँ समझती है, लेकिन सास की बेवकूफी उसे सास ही बनाकर रखती है। बहू, मुझे भी थोड़े संस्कार और समझदार बनने का मौका दे, जिससे मैं भी बहू नहीं बेटी को देखूं तुझ में। और हाँ, मेरा होने वाला पोता क्या कहेगा कि दादी ने तो मेरी माँ को बहुत परेशान किया। बहू सास को गले लगा लेती है। नहीं माँ जी, वो कहेगा कि माँ को तो दादी ने बेटी बनाकर रखा है। शुरू से ही इमोशनल और सबको दिल से मानने वाली पारुल की शादी विवेक से होती है। क्या है यार, शादी के वक्त तो तुम दुबली हो गई थी, लेकिन शादी के 2 साल में ही फिर फूलकर गुप्पा हो गई हो। पारुल के साथ अब विवेक का व्यवहार बदल गया। सास ससुर भी बिना बात के ताने देते। अरे 2 साल हो गए, बच्चा नहीं हुआ, निकल यहाँ से। विवेक का भी सहारा पारुल को नहीं मिलता है। लेकिन जिस विवेक से पारुल को तलाक के एवज में 18 लाख मिले होते हैं, वो पारुल एक दिन, इंस्पेक्टर साहब, मुझे कंप्लेंट लिखवानी है। जी मैडम, क्या हुआ? चीटिंग, एक लड़के ने मेरे 6 लाख रुपए लूटे हैं। पुलिस वाला पारुल को ऊपर से नीचे तक देखता है। मामला क्या है, विस्तार से बताइए। पारुल फिर जो बताना शुरू करती है, उसके बाद इंसानियत से भरोसा उठना लाजमी है। मेरे पति ने मुझे कभी अपनाया ही नहीं। शादी के 3 साल में ही मेरा तलाक हो गया। मैं नहीं चाहती थी कि मैं उनसे एक भी पैसा लूं, लेकिन वकील और मेरे माता पिता ने उनसे 18 लाख की रकम ली। फिर क्या हुआ? क्या वो पैसे उसने वापस ले लिए? नहीं, उन्होंने तो उसके बाद मुझसे कभी कांटेक्ट भी नहीं किया। फिर? किसी डेटिंग साइट से मुझे आनंद नाम का एक लड़का मिला। उसके साथ मुझे लगा कि मैं दोबारा जिंदगी बना सकती हूँ। वो मेरी केयर करता, मेरी छोटी बड़ी चीजों का ख्याल रखता और मेरा साथ देता। अच्छा, क्या उसने तुम्हें शादी करने का झांसा दिया था? हाँ, वो भी तलाकशुदा था। पहले तो उसने मुझसे कहा कि उसकी एक बेटी है, लेकिन फिर पता चला कि उसकी एक नहीं 2 बेटियां हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली के एक आम इलाके में वो बीवी और बच्चियों के साथ ही रहता है। तो आपसे इमोशनली फ्रॉड कर उसने पैसे ऐंठे? जी, अब मेरे पास कुछ नहीं है, ना पैसे ना वो। मैं बस किसी भी हालत में अपने पैसे वापस चाहती हूँ, जो मेरे बुरे वक्त में मेरे काम आ सकते हैं। ठीक है। पुलिस आनंद को पुलिस स्टेशन बुलाकर सारी पूछताछ करती है, लेकिन आनंद पुलिस वालों को ये यकीन दिला देता है कि पारुल ने उसे कोई पैसे दिए ही नहीं, बल्कि वो तो उस पर बीवी को छोड़ने का दबाव बना रही थी और ना मानने पर पारुल ने ये झूठा केस डाला है। क्या मैडम, फोकट में पुलिस का वक्त खराब कर रही हैं? कोई शादीशुदा क्यों अपनी बीवी छोड़ेगा? अब आपकी शादी टूटी तो मतलब सबकी तो नहीं टूट सकती ना। पारुल को पुलिस वाले के मुंह से ये बात सुनकर हैरानी होती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो अपनी सहेली झनक, जो कि वकील थी, उससे कांटेक्ट करती है। झनक, मैं क्या करूं? मैं कैसे पुलिस को यकीन दिलाऊं कि आनंद ने मेरे साथ न सिर्फ शारीरिक और मानसिक चीट किया है, बल्कि आर्थिक तौर पर भी वो मुझे खाली कर गया है। अब वक्त झनक का था।
देख पारुल, ऐसे तो किसी को भी बिना सोचे समझे पैसे नहीं देने चाहिए, लेकिन अब जब तूने ये कदम उठा ही लिया है, मुझे ये बता, तूने कब कब पैसे दिए और कितने? क्या कहीं कोई सबूत है? पारुल कुछ सोचती है। 3 बार तो बैंक में ट्रांसफर और 2 बार गूगल पे। क्या इन सब के रिकॉर्ड मिल जाएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं बैंक से सब निकाल लाऊंगी। अगले दिन पारुल सारी स्टेटमेंट झनक के सामने रखती है और वो व्हाट्सएप की चैट भी दिखाती है, जिसमें कई बार आनंद ने ये बात कबूली थी कि वो उसके पूरे 6 लाख जल्द ही देगा। झनक अब पूरा केस लेकर पुलिस के पास जाती है और मामले को क्राइम एक्ट के तहत पूरे सबूत के साथ दर्ज करा आनंद की गिरफ्तारी की मांग करती है। पुलिस आनंद को लेने जैसे ही उसके घर जाता है, उसका सारा मामला बीवी और बच्चों के सामने खुल जाता है। पुलिस स्टेशन में पारुल को देखकर आनंद भड़क जाता है। ओह, तो बहुत होशियार बन रही हो तुम। ये झनक है ना तुम्हारी बचपन की सहेली? बताऊं सबको तुम्हारे बारे में? सब है मेरे पास, वो फोटो, वो वीडियो, तेरे भाई का नंबर भी है। 6 लाख क्या, अब 1 रुपया भी निकाल कर दिखा दे। वो पुलिस स्टेशन में जोर जोर से चिल्ला रहा था कि तभी पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर को गुस्सा आ जाता है। क्यों चिल्ला रहा है? अब तो सारे सबूत है तेरे खिलाफ। ऊपर से यहां चिल्ला चिल्ला कर तूने खुद को तो गड्ढे में धकेल दिया है। जल्दी बता, लड़की के पैसे लौट आता है या फिर? आनंद डर जाता है। तभी उसकी बीवी और बच्चे पुलिस स्टेशन में आकर पारुल के पैसों का बैग देते हैं। मेरे पति को माफ कर दीजिए, प्लीज उन्हें पुलिस से बचा लीजिए, मेरे छोटे बच्चे हैं, ये कैसे रहेंगे? होता भी यही है। पारुल केस वापस ले लेती है, लेकिन उस सबक के साथ कि इमोशनल होकर किसी को भी अपना पैसा नहीं देना चाहिए। झूठ बोलकर रिश्ते कभी ना बनते हैं और ना ही निभते हैं। लो भाई बब्बन, बन गई तस्वीर। जरा देखकर बताओ कैसी बनी है। अरे भाई मोहन, मेरी सलाह मानो तो तुम रहने ही दो। एक पेंटर बनना तुम्हारे बस की बात नहीं है। हाँ, तुमने सही कहा, मुझे भी कुछ ऐसा लगता है। खैर, आज शाम की गाड़ी से मैं शहर वापस जा रहा हूँ, कुछ जरूरी काम आ गया है। शहर से वापस आने के बाद तुमसे मिलता हूँ। मोहन अपने घर के दरवाजे पर ताला लगा देता है और वहां से चला जाता है। फिर उसी रात अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं। चारों तरफ डरावना माहौल बन जाता है। तभी मोहन की बनाई हुई पेंटिंग की वो औरत एक खतरनाक चुड़ैल में बदल जाती है और पेंटिंग से बाहर आ जाती है। चुड़ैल घर के बाहर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ 2 चोर लाला सुखीराम के घर से चोरी करके भाग रहे होते हैं। दोनों भागते भागते गांव के चौराहे के पास पहुंच जाते हैं। तभी अचानक वो चुड़ैल उन दोनों के सामने आ जाती है। अरे मर गया रे, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? अरे मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था कि आज अमावस्या की रात है, आज हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। हाँ भाई बिल्ला, तुमने बिल्कुल सही कहा। जरा इसके दांत तो देखो कितने बड़े हैं। चुड़ैल उन दोनों की तरफ बढ़ती है। अरे चुड़ैल दीदी, तुम चाहो तो ये सारे पैसे और जेवर ले लो, लेकिन हम दोनों को कुछ मत करना। पैसे और जेवर के लालच में तुम इंसान बिकते हो, हम चुड़ैल नहीं। तभी चुड़ैल उन दोनों चोरों को पुतले बना देती है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, अब कोई मुझसे नहीं बच सकता। चुड़ैल अपने अगले शिकार की खोज में वहां से चली जाती है। गांव की दूसरी ओर जाने पर चुड़ैल को हरिया, बिरजू और बब्बन दिखाई देते हैं। आज संडे है,
आज कपिल शर्मा शो देखने का दिन है। जोर से बोलो, आज संडे है। मैंने नहीं सुना। आज संडे है, आज कपिल शर्मा देखने का दिन है। ये हुई ना बात। अरे ये कपिल शर्मा कौन है जो ये लोग उसे देखने के लिए इतने उतावले हुए जा रहे हैं? खैर मुझे क्या, मैं अभी इन दोनों को मसाज चखाती हूँ। चुड़ैल तेजी से उड़कर उन तीनों के सामने आकर खड़ी हो जाती है। कपिल शर्मा शो बाद में देखना, पहले मुझे देख लो। बब्बन चुड़ैल को देखते ही पहचान जाता है। अरे ये तो तस्वीर वाली औरत के जैसी दिख रही है। मुझे अभी नहीं मरना है। अरे भागो रे। तीनों वहां से भाग खड़े होते हैं। बब्बन तो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है, लेकिन हरिया और बिरजू को चुड़ैल पकड़ लेती है और उन्हें पुतला बना देती है। फिर चुड़ैल बब्बन को पकड़ने के लिए उसका पीछा करती है, लेकिन बब्बन उसे कहीं नहीं दिखाई देता। अरे वो मोटा तो बड़ा तेज भागता है, शायद उस तरफ गया होगा। बब्बन एक दीवार के पीछे छुपकर बैठ जाता है और चुड़ैल उसके सामने से आगे निकल जाती है। बाल बच गया। अगली सुबह बब्बन सभी गांव वालों को सारी बात बता देता है। फिर उस चुड़ैल के डर से रोज शाम होते ही पूरे गांव में सन्नाटा छा जाता था और कोई भी अपने घर के बाहर नहीं निकलता था। अरे ये क्या हो गया, इतनी देर से घूम रही हूं, अभी तक एक भी आदमी नहीं मिला। अरे कहाँ मर गए सबके सब। चुड़ैल वहां से चली जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन मोहन गांव वापस आता है। बब्बन उसे बताता है कि उसकी बनाई तस्वीर से एक चुड़ैल बाहर आ गई है। मोहन समझ जाता है कि ये कोई आम कागज नहीं है। वो जो भी उस कागज पर बनाएगा वो असलियत का रूप ले लेगा। अरे मोहन भाई, अब तुम क्या करने वाले हो? मेरे पास एक बहुत बढ़िया तरकीब है। मैं इस कागज पर उस चुड़ैल की एक ऐसी तस्वीर बनाऊंगा जिसमें वो तपती धूप के नीचे खड़ी दिखाई देगी, और फिर जैसे ही सवेरा होगा वो चुड़ैल इस कागज से निकलकर बाहर चली जाएगी और सूरज की तेज धूप में जलकर राख हो जाएंगी। मोहन बिल्कुल वैसे ही तस्वीर बना देता है और जैसे ही सवेरा होता है वो चुड़ैल कागज से निकलकर बाहर धूप में चली जाती है और सूरज की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाती और जलकर राख हो जाती है। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं सूरज की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरा पूरा शरीर जल रहा है। और इस तरह चुड़ैल के जलते ही पुतले बने सभी लोग पहले की तरह इंसान बन जाते हैं। पूछता है भारत। घर में कोई भी घटना घटे उसका समाधान नहीं होता था, जबकि बहस होती थी। टीवी बहस के जैसी। पैनल में पक्ष और विपक्ष की बात होती थी और न्यूज एंकर होती थी अनुभा गेंडास्वामी, यानी घर की सास। एक दिन किचन में दूध की तपेली खाली मिलती है। बस दोनों बहू, दोनों बेटे और अनुभा गेंडास्वामी के पति आके टीवी डिबेट की जैसी बहस करने लगते हैं। अनुभा गेंडास्वामी, पूछता है भारत, दूध वाला हमारा। अरे रे पब्लिक टीवी पर, आखिर तपेली का दूध कहाँ गया? क्या बहू में से कोई इच्छाधारी नागिन है, क्योंकि नागिन को होता है दूध पीने का शौक? क्या किसी विदेशी ताकत का हाथ है जिसने हमारे घर में बिल्ली छोड़ी है? पूछता है भारत। माँ जी, भारत कौन है? अरे भारत हमारा दूध वाला है। ये देखिए, जिनके हाथ में है घर की सत्ता, उन्हें नहीं पता कि दूध वाला कौन है। माँ जी,
अरे ना जी ना जी ना जी, नहीं चलेगा। माँ जी ये मेरा शो है, आपकी माँ जी का नहीं। पूछता है भारत, भारत दूध वाला, कि उसकी भैंसिया का दूध किसने पिया। अरे माँ जी सुनो तो। अरे कब तक सुने, कब तक, किस किस की सुने। जनता ने आज घर में चाय नहीं पी, जनता त्राही त्राही कर रही है। माँ जी बोलने तो दो। मैं खुली चुनौती देती हूँ, कहाँ छिपकर बैठा है दूध पीने वाला। दम है तो मुझे इंटरव्यू दे, मैं बोलती बंद कर दूंगी। कहाँ छुप के बैठे हो। अरे बोलने तो दो किसी को, ये मेरा शो है, ये मेरा शो है। अरे पर तुम माँ हमको बुलाती क्यों जब बोलने ही नहीं देना है। पूछता है भारत, दूध वाला की रसोड़े में कौन था जो दूध पी गया, तपेली खाली क्यों मिली। माँ जी क्यों बात का बतंगड़ बना रहे हो। देखिए, ये देखिए, इनके ऐसे असली चेहरे देखिए, इनका असली चेहरा देख लीजिए। जब ये मेकअप नहीं लगाती तब इनका असली चेहरा ऐसा दिखता है। माँ जी कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हैं आप। मीडिया का पता नहीं, लेकिन बुढ़िया का काम है सवाल पूछना, और सवाल पूछे जाएंगे। जिसे सवाल पसंद नहीं, पाकिस्तान चला जाए। माँ जी, ओ माँ जी बोलने दो, मुझे पता है दूध किसने पिया। ये मेरा शो है, ये मेरा शो है। दूध किसने पिया ये मुझे बताने वाला पैदा नहीं हुआ है। यहाँ सच का पता चल जाएगा एक ब्रेक के बाद। अनुभा गेंडा स्वामी चिल्ला चिल्ला के इतना थक गई है कि वो पानी पीती है और लंबी सांस लेने लगती है। अरे बहू बता तो रही है कि दूध किसने पिया, सुनती क्यों नहीं। टीआरपी कहाँ से आएगी, एक ही बार में पता चल जाएगा। तो टीआरपी वो क्या होती है। अरे न्यूज 24 घंटे देखते हो, लेकिन आज तक नहीं समझ पाए टीआरपी को। जी न्यूज देखना बंद कर दो आप। बीपी न्यूज के चक्कर में बढ़ जाएगा तुम्हारा। टीआरपी की जगह बीपी बढ़ा तो डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा। हाँ माँ, मैं कल दूध ले आऊंगा थोड़ा ज्यादा, ताकि ब्रेकिंग न्यूज, जिसने दूध पिला के बड़ा किया उसी को थोड़ा ज्यादा दूध दे के खरीदने की कोशिश करता है एक बेटा। दूध के चक्कर में सब दूध का दूध और पानी का पानी हुआ। अरे माँ, आज का बड़ा सवाल, अरे रे पब्लिक टीवी पर किसने तपेली खाली की, किसने खत्म किया दूध। पूछता है भारत, हमारा दूध वाला। माँ जी कल से नहीं होगा। कुछ भी दूध की तरह गर्मा गर्म सवाल सुन के छोटी बहू का हुआ बुरा हाल। बोली कल से नहीं होगा। जवाब दो बहू, क्या नहीं होगा। माँ जी जवाब दो। माँ दो ना जवाब। अरे बोलती बंद क्यों हो गई। हाँ, बोलती क्यों बंद हो गई। पूछता है भारत, हमारा दूध वाला। बोलने तो दो। बोलिए ना, जवाब दीजिए ना, जवाब दो। अरे रे पब्लिक टीवी पर आज बोलेगी बहू या हो जाएगी बोलती बंद। माँ जी वो माँ जी को याद करो या बाप जी को, पर जवाब दो। भैंस द्रोही, भैंस का दूध खत्म करने वाले आज बच नहीं पाएंगे। एक भी भैंस द्रोही नहीं बचेगा। सॉरी माँ जी। सॉरी बाबू, मेरा मतलब सॉरी बहू। ऐसा काम नहीं चलेगा, जवाब देना पड़ेगा। द नेशन वॉन्ट्स टू नो। मैंने पिया है दूध। ये देखिए सच बाहर आ गया है सबसे पहले हमारे यहाँ। अरे रे पब्लिक टीवी पर तो छोटी बहू ने पिया था दूध, लेकिन दूध की सुरक्षा में कैसे हुई चूक, पूछेंगे बड़ी बहू से। मैंने कुछ नहीं किया। एक और खुलासा, बड़ी बहू कुछ नहीं करती। कौन सी पार्टी के सदस्य हो आप। हाँ, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी की। माँ जी मैं पार्टी नहीं करती। ये देखिए फिर से कहा इसने कि ये कुछ भी नहीं करती। पूछता है भारत दूध वाला कि आपके कुछ नहीं करने की वजह से दूध की सुरक्षा में सेंध कैसे लग गई। माँ जी मैंने कितनी बार कहा है दूध को ढक दो। ढंका था माँ जी मैंने। उसके बाद कितनी बार कहा है दूध को फ्रिज में रख दो।
तभी अचानक अनुभा गेंडा स्वामी को चिल्लाने की वजह से चक्कर आ जाते हैं। ससुर जी चिल्लाते हैं, अरे इसका बीपी बढ़ गया है, इसे पानी पिलाना पड़ेगा। कोई पानी का मग दो, मग दो, मग दो, मग दो। माँ जी को पानी पिलाया जाता है और मुंह पर पानी मारा जाता है। अनुभा आंखें खोलते ही कहती है, देखते रहिए, अरे रिपब्लिक टीवी अनुभा गेंडा स्वामी के साथ। आगे करेंगे किसी और मुद्दे पे बात। तब तक घर का दूध ढक दो, ढक दो, ढक दो। फ्रिज में ले जाकर रख दो, रख दो, रख दो। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी सुधा नाम की एक लड़की की है। सुधा एक बहुत ही आलसी लड़की थी। घर के काम करना तो दूर, वो एक गिलास पानी के लिए भी अपनी माँ पर निर्भर थी। अरे अब उठ भी जा नालायक, 10 बजे तक सोती रहती है। अरे कुछ तो घरेलू लड़कियों वाले लक्षण दिखा। सोने दो ना माँ, क्यों परेशान कर रही हो? अरे भाग्यवान, क्यों मेरी बिटिया को तंग कर रही हो? सोने भी दो इसे। लो, बाप बेटी दोनों एक जैसे हैं। देख लेना, आपकी ये लाडली ससुराल जाके हमारी नाक कटाएगी। मैं कहती हूँ अब भी वक्त है, अपनी ये आदतें सुधार ले, वरना ससुराल में तेरी सास कान खींच कर तुझे सीधा करेगी। वही तुझे सबक सिखाएगी। दुनिया में आज तक कोई ऐसी सास पैदा नहीं हुई माँ, जो सुधा चोपड़ा को सबक सिखा सके। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। सुधा की शादी एक ऐसे घर में हो जाती है जहां उसकी सास एक रिटायर्ड पुलिस वाली थी। अब कहानी में मजा आएगा। हाँ माँ, यहाँ सब बहुत अच्छा है। मेरे ससुराल के लोग भी ना बहुत मिलनसार हैं। ठीक है माँ, मुझे नींद आ रही है, फोन रखती हूँ माँ। ठीक सुबह 5 बजे। अरे जल्दी उठो भाग्यवान, वरना कयामत आ जाएगी। हैं? अरे क्या हुआ? कौन सी कयामत आ जाएगी? अरे मेरी माँ आ जाएगी। तुम नहीं जानती, इस घर में सिर्फ मेरी माँ का हुक्म चलता है। सबको सुबह 5 बजे बिस्तर छोड़कर हॉल में पहुंचना ही पड़ता है। अरे अब इंसान क्या अपनी नींद भी पूरी नहीं करेगा? यहाँ मजाक चल रहा है क्या? तभी वहां सुधा की सास आ जाती है। अटेंशन! मजाक तो तू समझ रही है बाबू, ये मेरा घर है और यहाँ हर किसी को डिसिप्लिन में रहना होगा। अटेंशन! अरे माँ जी, लेकिन इतनी सुबह कौन उठता है? कौन होता है मतलब? हम सभी उठते हैं, रोज उठते हैं, और अब से तुझे भी उठना पड़ेगा। आखिर मैं पुलिस वाली जो ठहरी। अटेंशन! अरे माँ जी, लेकिन अब तो आप रिटायर हो गई हो ना। तो क्या हुआ? शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए, शिकार करना नहीं छोड़ता। उसी तरह हम पुलिस वाले रिटायर होने के बाद भी अपने अनुशासन में ही जीवन जीते हैं। चलो अब बेकार की बहस बंद करो और उठकर हॉल में चलो। अभी आधा घंटा तुम सबकी परेड चलेगी। अटेंशन! अरे मैं कोई परेड नहीं करने वाली। सुधा की सास अपनी बहू का ये बर्ताव देख झल्ला उठती है। गौर से देख, तू कहां और किसके सामने खड़ी है? यहां बात सिर्फ एक बार समझाई जाती है, बस। अटेंशन! इतना कहकर सुधा की सास चली जाती है। अपनी सास का ये रूप देखकर सुधा घबरा जाती है और जल्दी से उठकर बाहर चली जाती है। उस दिन से सुधा की जिंदगी बदल जाती है। हाय, थक गई मैं तो। ये घर है या जेल? कितना काम करना पड़ता है। लाइए दीदी, 2 रोटियां और दीजिए, मुझे बड़ी भूख लगी है। ठहर जा बहू, ये तू क्या कर रही है? मैंने सबके खाने का हिसाब तय कर रखा है। तुम 4 रोटी से ज्यादा नहीं खा सकती और ये मिर्च मसाला भी नहीं चलेगा। मेरी बहुएं एकदम फिट होनी चाहिए।
अटेंशन। क्यों माँ जी, आप हमें दंगल में लड़ने के लिए तैयार कर रही हैं क्या? क्या कर रही हो सुधा? माँ जी को मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। चुप करके खाना खा लो, इसी में भलाई है। इस तरह धीरे धीरे सुधा अपने सास के रंग में पूरी तरह रंग जाती है, लेकिन इसका उल्टा ही असर पड़ता है। सुधा अपनी सास से भी ज्यादा अनुशासन की पक्की हो जाती है। सुधा की सास तो सबको 5 बजे उठाती थी, लेकिन सुधा सबको 4 बजे ही उठा देती थी। दूसरी तरफ सुधा की सास की उम्र भी हो चलती है। माँ जी, आजकल आप सुबह उठने में बहुत आनाकानी करती हैं। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे बहू, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए अब मुझे छोड़ दे। इतने सवेरे उठना और कसरत करना अब मेरे बस की बात नहीं है। माँ जी, आप मैदान छोड़ के भाग रही हैं। आप तो पुलिस वाली हैं। अटेंशन। अरे अब कहाँ की पुलिस वाली, अब तो मैं रिटायर हो चुकी हूँ। बस बहुत हो गया, अब तुम सब जैसे चाहे वैसे जिंदगी जियो और मुझे भी जीने दो। अपनी सास को गिड़गिड़ाते देख सुधा मन ही मन मुस्कुराती है। इस तरह उस दिन के बाद से सुधा के ससुराल वाले एक सामान्य जीवन जीने लगते हैं।